जय हिंद, जय मानवता बच्चों। मैं योगेश सर स्वागत करता हूं आपके एक और बेहतरीन चैप्टर में। देखो अब ना चैनल के ऊपर अपन सेकंड टर्म का जो सिलेबस होने वाला है 9th 10th 11th 12th ज्योग्राफी का, वो मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो 9th क्लास की जो पहली वीडियो है चैप्टर की, जो कि आपका सेकंड टर्म में चैप्टर आ रहा है, फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स की वीडियो में सेकंड टर्म के चैप्टर्स की वीडियो डालने के बाद अपलोड करूंगा। तो आज एक बेहतरीन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पॉपुलेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं जनसंख्या। बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, चैप्टर बहुत छोटा होने वाला है। चैप्टर की सारी डिटेल्स, जितने भी फैक्ट्स हैं, सब मैं कवर करने वाला हूं। मेरा ये वादा है, जब इस चैप्टर की वीडियो आप देख के उठोगे तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो चुका होगा। बस आपको ईमानदारी से पूरी वीडियोस को देखते जाना है। और ये चैप्टर की पहली वीडियो है इस चैनल के ऊपर। इसके बाद बस सारे के सारे चैप्टर जो आपके आ रहे हैं 9th क्लास के 6 चैप्टर है, बेसिकली 6 के 6 चैप्टर्स की वीडियो में धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा। तो आज ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखना, जो डाउट आपको आए वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मेरी इस बात की गारंटी, आपको डाउट कुछ भी नहीं आएगा। अब बस आराम से पूरा चैप्टर देखते जाओ। देखो गाइस, चैप्टर का जो नाम है ना, चैप्टर का नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर समझने के लिए। चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं जनसंख्या। क्या होती है पॉपुलेशन? आप 9th 10th 11th 12th अपने आसपास ये जो एक वर्ड है ना, ये बहुत सुनते जा रहे होगे, पॉपुलेशन। क्या होती है पॉपुलेशन? देखो, पॉपुलेशन का सिंपल मतलब होता है, अगर कोई एरिया है, किसी भी एरिया के अंदर नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल्स, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, नंबर ऑफ पीपल। किसी भी एरिया के अंदर नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। अगर इस इलाके में मान लो 4 या 5 लोग हैं, तो 5 के 5 ही लोग क्या कहलाएंगे? इस एरिया की पॉपुलेशन। तो हमने समझ लिया भैया पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, कितने लोग रहते हैं, वही क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। अब ये जो पॉपुलेशन वर्ड है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? जैसे आपके घर के अंदर आपने ये चीज देखी होगी कि कोई भी घर आगे कब तरक्की करता है? जब उसके घर के लोग तरक्की कर रहे होते हैं। यानी कि कोई भी घर चाहे कितना आलीशान क्यों ना हो, वो घर जब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक उसके अंदर रहने वाले लोग तरक्की नहीं करेंगे। सेम उसी तरीके से पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है। जिस कंट्री की गाइस पॉपुलेशन बहुत अच्छी होती है ना, वो कंट्री भी उतनी अच्छी होती है। आज हम अमेरिका का नाम लेते हैं, अमेरिका टॉप पे है, रशिया टॉप पे है, चाइना टॉप पे है, जापान टॉप पे है। तो इन कंट्री को टॉप रैंकिंग दिलवाने वाले जो मेन इनकी बैकबोन है, वो है पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री को ऊपर अपलिफ्ट करना हो, किसी भी कंट्री को नीचे करना हो, तो मेन जो फैक्टर है वो पॉपुलेशन। तो आज इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के सारी टर्म जो कि बुक में बहुत हार्ड वे में लिखे गए हैं, पूरे के पूरे टर्म्स में आपको क्लियरिटी से इस वीडियो के अंदर सॉल्व करवा दूंगा। बिल्कुल आराम से पूरा चैप्टर आप एंजॉय करें। मेरा ये वादा है, जब ये चैप्टर देख के आप उठोगे तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा और प्रॉपर पॉपुलेशन चैप्टर आपके माइंड में फिट हो चुका होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है भैया, तो पॉपुलेशन का सिंपल मतलब है किसी भी एरिया के अंदर रहने वाले नंबर ऑफ पीपल। कोई भी अगर एक इलाका है तो उसके अंदर कितने लोग रहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। यहां तक बात समझ में आई? अब यहां पर एक टर्म निकल के आती है जिसका नाम है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, हिंदी में भी इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। भैया जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? तो देखो, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? सिंपल, जैसे मान लो किसी भी एक एरिया के अंदर, किसी भी एक एरिया के अंदर जब तुम 1 स्क्वायर किलोमीटर अंदर जा रहे हो, कितना? 1 स्क्वायर किलोमीटर, ये SQ है, ठीक है। किसी भी एरिया के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर अंदर जब हम जाते हैं तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हमें मिले, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में आ गई? क्या होगी इसकी डेफिनेशन? नंबर ऑफ पीपल इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। किसी भी एक एरिया के अंदर, किसी भी एक क्षेत्र के अंदर जब हम भैया 1 स्क्वायर किलोमीटर अंदर जा रहे हैं तो कितने लोग हमें रहते हुए मिल रहे हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। बात समझ में आ गई? जब आप बुक पढ़ोगे ना, तो बुक के अंदर इसका ना एक फॉर्मेट दे रखा है। एक सेकेंड, मैं आपको अभी कराता हूं पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो, जब आप बुक पढ़ोगे ना, तो बुक में एक फॉर्मूला दे रखा है जो कि है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। ये क्या कहलाता है? ये एक फॉर्मूला है पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का। सिंपल, चलो मैं क्वेश्चन देता हूं। मैंने बोला भैया एक एरिया है, ये एरिया 100 किलोमीटर का है।
कोई गांव है जिसका इलाका कितना है 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर। भैया इसके अंदर लोग कितने रहते हैं, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, चलो 10 लाख लोग कर देते हैं कि भैया एक इलाका है, इसका नाम रख देते हैं रामपुर। कि भैया एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है, रामपुर। 100 किलोमीटर का उसको टोटल एरिया है और उसके अंदर 10 लाख लोग जो है वो रहते हैं। आपको पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए बोल देगा। भैया क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख को डिवाइड कर देंगे 100 से। अब आपने बेसिक सी मैथ पढ़ी होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना बचा, 1 10 100,000 10,000। यानी कि ये जो रामपुर है, इस रामपुर की डेंसिटी कितनी आई, 10,000। कि जब आप इस रामपुर में 1 किलोमीटर अंदर जाओगे तो कितने लोग आपको रहते हुए मिलेंगे, 10,000। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, यही मैं आपको समझाऊंगा सेंसस का मतलब क्या होता है। देखो सेंसस का मतलब क्या होता है बच्चों, सेंसस ये वर्ड हिंदी में भी बहुत बड़ा है। इसका मतलब होता है हिंदी में जनगणना। भैया जनगणना क्या होती है, जैसे मान लो किसी भी एक इलाके के अंदर मुझे लोग गिनने हैं। अगर मुझे अपने घर में लोग गिनने तो मैं फिंगर्स पे गिन दूंगा, हाँ भाई 1 2 3 4, पापा मम्मी भाई बहन मिला के 4 5 लोग, 10 15 लोग मेरे घर में हैं। तो भैया 10 15 लोगों की काउंटिंग तो हम कर सकते हैं, लेकिन 4 करोड़ 5 करोड़ 15 करोड़ 100 करोड़ 20 करोड़ 150 करोड़, इसको हम हाथों पे तो नहीं गिन सकते। तो इसके लिए एक वर्ड बनाया गया सेंसस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जनगणना। क्या बोलते हैं, जनगणना। सेंसस का सिंपल मतलब क्या होता है, काउंटिंग, काउंटिंग द पॉपुलेशन। किसी भी एक इलाके के अंदर लोगों को गिनना, जनसंख्या को गिनना ही क्या कहलाता है, सेंसस कहलाता है। तो सेंसस का मतलब समझ में आ गया, किसी भी एक इलाके के अंदर बेटा जब हम लोगों को काउंट कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसस। तो हमारे इंडिया के अंदर भैया पहला सेंसस कब हुआ, हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट सेंसस जो था वो लॉर्ड मायो ने करवाया था। किसने करवाया था, लॉर्ड मायो ने। कब करवाया था भैया, 1872 के अंदर, 1972 के अंदर इंडिया में पहला सेंसस हुआ। और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, यानी कि जो सेंसस हुआ था ना प्रॉपर बढ़िया ढंग से नहीं हो पाया, प्रॉपर बढ़िया ढंग से हमारे इंडिया में सेंसस जो था वो लॉर्ड रिपन ने करवाया। किसने करवाया, लॉर्ड रिपन ने। कब करवाया भैया, 1881 के अंदर। तो बात समझ में आई आपको, सेंसस का मतलब क्या होता है बेटा, सेंसस का मतलब होता है किसी भी इलाके के अंदर कितने लोग हैं उनको काउंट करने की प्रक्रिया को सेंसस, हिंदी में जनगणना बोलते हैं। इंडिया के अंदर पहला सेंसस कब करवाया गया, 1872 के अंदर। किसके द्वारा, लॉर्ड मायो के द्वारा। ये कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। पहला कंप्लीट सेंसस बढ़िया तरीके से सेंसस इंडिया में कब हुआ था, 1881 में। कब हुआ था, 1881 में। किसने करवाया था, लॉर्ड रिपन ने करवाया था। ये कौन थे, गवर्नर जनरल। लॉर्ड मायो कौन थे उस टाइम के, गवर्नर जनरल। तो पहला सेंसस जब हुआ 1881 के अंदर, तब गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि भाई अब मतलब कब कब सेंसस करवाना है, कितने दिनों बाद हम काउंटिंग करेंगे कि कितने लोग बढ़े हैं या फिर कितने लोग घटे हैं। तो डिसाइड करा गया 10 ईयर्स कि हर 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद क्या करवाया जाएगा, सेंसस करवाया जाएगा। तो 1881 के हर 10 साल बाद सेंसस जो है इंडिया के अंदर करवाते हैं। तो अभी हम जरा लेटेस्ट सेंसस के ऊपर नजर मारते हैं एक बार कि लेटेस्ट सेंसस क्या कह रहा है। देखो गाइस, अभी हमारा लेटेस्ट सेंसस जो है ना वो कब करवाया गया, वो करवाया गया 2011 के अंदर। 2011 में जब सेंसस हुआ ना तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ थी। 121 करोड़ जो कि वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन थी। यानी कि अगर दुनिया में 100% लोग हैं तो उसमें से इंडिया में कितने परसेंट लोग थे, 17.5%। कब, 2011 के सेंसस के हिसाब से। कोई दिक्कत, इंडिया के अंदर जो मेन स्टेट्स हैं जिसके मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है AUBMW, जिसमें ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है, यू से उत्तर प्रदेश, यूपी लिख देता हूं मैं, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल।
इंडिया के अंदर 2011 में जब सेंसस हुआ तो हमें ये देखने को मिला कि भाई इंडिया के जो ये वाले स्टेट्स हैं, कौन से स्टेट्स भैया, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये कितने स्टेट्स है गाइस, 3 2 5, ये 5 स्टेट जो हैं इंडिया के अंदर, इन्हीं 5 स्टेट में इंडिया की 50% पॉपुलेशन रहती है। ये मैं आपको इसके बाद एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कि क्यों किसी स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन, क्यों किसी स्टेट में बहुत कम पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। बस हम थोड़ा डाटा एक बार करेक्ट कर लेते हैं। 2011 में जब सेंसस करवाया गया तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी गाइस, 121 करोड़। वर्ल्ड का कितने परसेंट था ये, 17.5%। इंडिया के कौन से वो स्टेट्स थे जिसके अंदर उस टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिली, तो वो थी बेटा AUBMW। ए से आंध्र प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र और डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल। तो ये वो स्टेट्स थे जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, कितने ज्यादा भैया, तो 50% पॉपुलेशन। इंडिया में अगर 100 लोग थे तो 50 लोग इन्हीं 5 स्टेट्स के अंदर रहते थे। यहां तक आपको बात समझ में आई। और इंडिया का जो एरिया था गाइस, अगर दुनिया के अंदर हम देखें 100% एरिया है तो इंडिया के पास 2.4% लैंड है, यानी कि एरिया है। पूरी दुनिया में 100% अगर जमीन है तो इंडिया की जमीन कितने परसेंट की है, 2.4% की। थोड़ा डाटा है, एक बार आप करेक्ट कर लो। देखो आपके दिमाग में पूरा फिक्स हो गया ना। एक बार रिपीट करते हैं, मैंने क्या बोला, 2011 में जब सेंसस हुई भैया तो 2011 के सेंसस में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 121 करोड़। जो वर्ल्ड की कितनी थी, 17.5%। पूरी दुनिया में 100% की जो जमीन है उसमें से इंडिया की जमीन कितने परसेंट है भैया, 2.4%। 2011 में जब सेंसस हुए तो इंडिया के वो कौन से स्टेट्स थे जिनके अंदर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, तो वो थी बेटे आपकी AUBMW। ए से आंध्र प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल। यहां तक बात समझ में आई। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। आपको पता है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान। उस टाइम राजस्थान के अंदर 5.6% लोग थे, यानी कि इंडिया की जो 100% पॉपुलेशन थी गाइस 2011 के सेंसस में से, यानी कि 121 करोड़, इस 121 करोड़ का ओनली 5.6%, 5.6% ही कहां थी, राजस्थान, जो कि इतना बड़ा स्टेट है। समझ रहे हो, जो कि इतना बड़ा स्टेट। तो भैया ऐसा क्यों, जो स्टेट छोटे हैं वहां पर तो पॉपुलेशन बढ़ बढ़ के पड़ी हुई है, लोग भर भर के रहते हैं। जो स्टेट इतना बड़ा है राजस्थान, उसमें बस 5% लोग ही रहते हैं, ऐसा क्यों भैया। तो यही हम नेक्स्ट टॉपिक में डिसाइड करने वाले हैं। तो एक बार आप देख लो, कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस। अब समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना चैप्टर की रूह, कि यही तो समझना बहुत मस्ट है। वो टॉपिक ये है, वो टॉपिक है फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कि भैया मान लो कोई जगह है A, कोई जगह है B, तो जगह A पर लोग बहुत ज्यादा क्यों हैं और जगह B पर लोग बहुत कम क्यों हैं। आपने देखा ना, अभी हमने देखा कि भाई इंडिया में 2011 में जब सेंसस करवाए गए तो उसमें इंडिया की 50% पॉपुलेशन इंडिया के 5 स्टेट्स में थी, बाकी स्टेट में पॉपुलेशन कम थी। तो ऐसा क्यों होता है, दुनिया में कहीं पर लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं, कहीं पर लोग बहुत कम रह रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है भैया, क्या कारण है कि किसी कंट्री में लोग बहुत ज्यादा है, किसी कंट्री में लोग बहुत कम है। तो डिसाइड करते हैं। देखो इसके ना बेसिकली 3 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, 3। भैया कौन कौन से कारण हैं इसके पीछे बता दो। सबसे पहला आता है बेटा ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल फैक्टर बोलो या आप ज्योग्राफिकल रीजन बोलो। ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है बेटे, इंसान ना हमेशा वहीं रहता है जहां पर इंसान को अच्छी जमीन मिले खेती करने के लिए, जहां इंसान को वाटर मिले, जहां का क्लाइमेट अच्छा हो, ठीक है, जहां पर क्लाइमेट अच्छा हो, जहां पर रिसोर्सेज हो, तो इंसान हमेशा वहीं रहता है। आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर रहने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, ये इलाका जो है ना, ये जो बेल्ट है पूरी, ये पूरी उत्तरी मैदान कहलाती है हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ये जो इलाका ये क्या कहलाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाता है। इस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा लोग हमें इसलिए रहते हुए मिलते हैं क्योंकि इस इलाके के अंदर खेती बहुत अच्छी होती है और यहाँ की जो जमीन है वो समतल भूमि है,
यानी कि सीधी सीधी भूमि है, ज़्यादा उतार चढ़ाव ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं है, इसलिए यहाँ खेती भी अच्छी हो जाती है, और जहाँ खेती अच्छी हो जाती है वहाँ इंसान भी रहते हैं। साथ में यहाँ वाटर के भी सोर्स है, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसी रीजन से बहती है। तो यहाँ पर ना रहने के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छी। तो पहला फैक्टर हमारा ये बनता है भैया ज्योग्राफिकल कंडीशन की, भैया जिस भी स्टेट, जिस भी इलाके, जिस भी देश के अंदर ज्योग्राफिकल फैक्टर अच्छे होंगे। ज्योग्राफिकल फैक्टर मतलब जमीन अच्छी होगी, पानी होगा भैया, वहाँ की क्लाइमेट अच्छी होगी, वहाँ रिसोर्सेज अच्छे होंगे, वहाँ विंड अच्छी होगी, हवा अच्छी होगी, वहाँ पर इंसान रहेंगे। वरना हम पहाड़ों पे क्यों नहीं रहते? पहाड़ों पे हम रह सकते हैं नहीं, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पता चले घर के बाहर गए पहाड़ से नीचे गिर गए, इसलिए हम वहाँ पर नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पर ज्योग्राफिकल फैक्टर अच्छे नहीं है। तो पहला फैक्टर समझ में आया कि भैया जनसंख्या अगर कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर जनसंख्या कम है, तो उसके पीछे मेन फैक्टर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला फैक्टर ज्योग्राफिकल फैक्टर। सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं, सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर है बच्चों आपका, एक सेकंड, सेकंड फैक्टर आता है आपका इकोनॉमिकल फैक्टर। एक सेकंड, कलर चेंज नहीं हुआ। सेकंड फैक्टर आपका क्या है? इकोनॉमिकल फैक्टर। भैया इकोनॉमिकल फैक्टर क्या है? देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं ना पर्टिकुलरली बिलोंग करता हूं बिहार से, हमारी पूरी फैमिली बिलोंग करती है बिहार से, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दिल्ली में रहता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पापा की जो जॉब है वो कहाँ लगी है? दिल्ली में। हमारा इनकम सोर्स, हम पैसा कहाँ से कमा पा रहे हैं? दिल्ली से, इसलिए हम लोग कहाँ पर रहते हैं? दिल्ली में आके रहते हैं। तो इंसान को जिंदगी जीने के लिए सबसे मस्ट चीज क्या है आज के टाइम पे? पैसा। तो जिस जगह इंसान को पैसा, फैसिलिटीज मिलेगी, इंसान वहीं पर चला जाएगा। हम दिल्ली में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी इनकम, हमें इनकम यहीं से मिल रही है, हमें एजुकेशन यहीं से मिल रही है। यहां पर अर्बन इलाका ज्यादा है, अर्बन एरिया मतलब शहरीकरण, यहाँ शहरीकरण बहुत ज्यादा है। यहाँ फैसिलिटीज यहाँ पर क्या है? बहुत ज्यादा है। तो इंसान को जहाँ इनकम यानी कि जहाँ पैसा मिलेगा, जहाँ एजुकेशन, जहाँ शहर होंगे, जहाँ फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी मिलेगी, इंसान वहाँ चला जाएगा रहने के लिए। हम दिल्ली में क्यों रहते हैं ज्यादा यूपी बिहार के लोग आप देखोगे वो यूपी बिहार छोड़ के बाहर के स्टेट्स में। क्यों? क्योंकि उनको जो फैसिलिटीज चाहिए, उनको जो काम चाहिए, उनको जो पैसा चाहिए, उनको जैसे जिंदगी जीनी है, वो कहाँ जी पाते हैं? शहरों के अंदर आके। इसलिए दिल्ली जो कि इतनी छोटी है, जिसको आप वर्ल्ड मैप पे या फिर इंडिया के मैप पे देख भी नहीं पाते, एक इस बिंदी से भी छोटी दिखती है, इसके अंदर 2 करोड़ से प्लस लोग रहते हैं इतनी छोटी सी जगह पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भैया ज्योग्राफिकल फैक्टर भी अच्छा मिल रहा है, और यहाँ इकोनॉमिकल फैक्टर तो है, यूनियन टेरिटरी है, फैसिलिटीज की तो कमी है नहीं, एजुकेशन केजरीवाल जी ने अच्छी करी दी है, लोग पैसा कमा लेते हैं, इनकम सोर्स बहुत ज्यादा है। गाँव में रहने पर भैया खेती करो या 1-2 काम करो। आप दिल्ली में अगर हो, आपके पास बहुत ऑप्शन है, जूते के फैक्ट्री में नहीं करना, शर्ट के फैक्ट्री में जाओ, शर्ट के फैक्ट्री में नहीं करना, इस वाली में जाओ, ये नहीं करना वो जाओ, यहाँ नहीं जाना वहाँ जाओ, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, घर के बाहर निकलो सब कुछ मिल जाएगा, हर जगह मार्केट ही मार्केट है। तो दूसरा फैक्टर क्या है बेटा? इकोनॉमिकल फैक्टर। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि भैया किसी भी एक इलाके के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा और किसी भी एक इलाके के अंदर पॉपुलेशन कम क्यों होती है? सबसे पहला फैक्टर ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा फैक्टर इकोनॉमिकल फैक्टर। आगे बात समझ। एक लास्ट फैक्टर है, वो देखते हैं एक बार, वो है आपका बेटा, वो है आपका सोशल फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। देखो इसको तो मैं एक वर्ड में समझा दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे मान लो मैं हिंदू, मैं क्या हूं? हिंदू। मेरे सामने 2 गली दे दी जाए, मुझे बोला जाए कि सर इस गली में घर ले लो, सबके सब कौन है? हिंदू। यहाँ पर हिंदू का टेम्पल भी है, सबके सब हिंदू रहते हैं इसके अंदर, और मेरे सामने ऑप्शन दिया जाए कि भाई ये गली है, इसमें खाली मुस्लिम बंदे हैं, इसमें मस्जिद वस्जिद है, इसमें अजान होती है रोज सुबह। आप किस में जाना चाहोगे? एक कंडीशन रखिए कि ना आप इन गली के बंदों को जानते हो, ना आप इनको जानते हो, तो आप ही मुझे बताओ, अगर आप हिंदू हो तो आप कौन सी गली चुनोगे? ऑन एन एवरेज बंदे पहली गली चुनेंगे। अगर कोई मुस्लिम बंदा होगा, अगर ये बंदा हिंदू नहीं होता, मुस्लिम होता, तो ये क्या चुनता? ये। यानी कि जब बंदा ज्योग्राफिकल फैक्टर देख लेता है, ठीक है भाई रहने लायक पानी वानी जमीन वमीन सब अच्छी है, इकोनॉमिकल फैक्टर देख लेता है कि हाँ भाई पैसा वैसा कमा रहा हूँ, फैसिलिटीज अच्छी है, तब इंसान जुड़ता है तीसरे फैक्टर पे, जो कि है कल्चरल एंड सोशल फैक्टर। उसको अपने समाज के लोग चाहिए अगल बगल, जहां उसको अपने समाज के लोग ज्यादा मिलेंगे ना, वो वहीं रहेगा। तभी आप वाराणसी जाओ, वाराणसी में आपको हिंदू की पॉपुलेशन बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ हिंदू के टेम्पल्स क्या हैं ज्यादा। आप सऊदी अरेबिया चले जाओ, वहाँ आपको हिंदू मिलेंगे लेकिन बहुत कम, ज्यादा आबादी किसकी मिलेगी? मुस्लिम्स की, क्योंकि वहाँ पर जो मक्का है, मदीना, उनकी धार्मिक जगह है, वो लोग वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ अच्छा लगता है, उनके धर्म की चीजें वहाँ पर है, हमारे धर्म की चीजें यहाँ पर है।
ठीक है। तो तीसरा फैक्टर क्या है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, जहां लोगों को सामाजिक चीजें देखने को मिलेगी, अपने जैसे लोग, अपने भगवान के लोग, अपने धर्म के लोग मिलेंगे, इंसान उस इलाके के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। आप बिहार जाओगे ना, तो बिहार में एक वर्ड है टोला। तो ये टोला क्या होता है, तो लोग ना ग्रुप्स में रहते हैं। अगर कोई छोटी कास्ट का है तो बड़ी कास्ट के इलाके में नहीं रहेगा, वो रहेगा छोटी कास्ट के इलाके में। मुस्लिम्स का अलग इलाका, ब्राह्मणों का अलग इलाका, हर धर्म का अलग अलग इलाका होता है वहां के अंदर। ऐसा क्यों, वो बंदा वहीं रहना चाहता है जहां उसके धर्म के लोग हो। तो तीसरा फैक्टर क्या है गाइस, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो आपको ये बात समझ में आई कि भैया किसी भी एक इलाके के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा और किसी भी एक इलाके के अंदर पॉपुलेशन कम क्यों है, तीन फैक्टर है इसके पीछे। कौन कौन से, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। भैया हिंदी बताओ, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक। आगे बात समझ। तीनों फैक्टर में किसी को कोई दिक्कत है गाइस? पहला फैक्टर क्या बताया मैंने, ज्योग्राफिकल फैक्टर, सेकंड इकोनॉमिकल फैक्टर, और थर्ड जो हमने पढ़ा वो था हमारा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि भैया जनसंख्या कहीं पर ज्यादा और कहीं पर जनसंख्या कम क्यों है। यहां तक कोई डिफरेंस, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे अब पढ़ते हैं आगे। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो गाइस, एक तो वो क्वेश्चन था, एक आता है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बहुत है, बच्चे ना यहीं फंस जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ना यही चीज नहीं पढ़ाई जाती कि पॉपुलेशन ग्रोथ में और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर है। अभी जो हमने तीन फैक्टर्स पढ़े बेटे, वो थे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के, कि लोग कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम क्यों हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, कि किसी भी जनसंख्या, किसी भी इलाके के अंदर जनसंख्या बढ़ती क्यों है, जनसंख्या घटती क्यों है। अब हम ये वाले कारक पढ़ते हैं। तो इसके अंदर भी तीन कारण आते हैं। भैया कौन कौन से कारण है इसके अंदर? तो इसके अंदर सबसे पहला कारण, इसके अंदर सबसे पहला कारण आता है आपका बर्थ रेट। बर्थ रेट। सेकंड आता है बेटा आपका डेथ रेट। डेथ रेट। थर्ड आता है आपका माइग्रेशन। समझना बिल्कुल ध्यान से। भैया बर्थ रेट का क्या मतलब होता है बेटा? बर्थ रेट का मतलब होता है किसी भी एक एरिया में, किसी भी एक एरिया में 1000 औरतों ने नंबर ऑफ बर्थ कितने दिए, यानी किसी भी एक इलाके में 1000 औरतों ने कितने बच्चे दिए, ये क्या कहलाता है आपका बर्थ रेट। डेथ रेट सेम इसका उल्टा है, किसी भी एक एरिया के अंदर कितने लोग मर गए, किसी भी एक एरिया के अंदर एक साल में कितने लोग मर गए। अच्छा ये दोनों एक साल में गिनते हैं, ठीक है। किसी भी एक एरिया में 1000 औरतों ने एक साल में कितने बच्चे दिए, ये आपका बर्थ रेट। इंग्लिश हिंदी में बोलूं तो जन्म दर। सेम इसका उल्टा, किसी भी एक इलाके के अंदर एक साल में कितने लोग मर गए, ये आपका डेथ रेट। तो बर्थ रेट, डेथ रेट आपको समझ में आ गई। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक साल में 1000 औरतों ने कितने बच्चे दिए, बर्थ रेट। किसी भी एक एरिया में एक साल में कितने लोग मर गए, ये आपका क्या कहलाएगा, डेथ रेट। बात समझ में आई। अब बात करते हैं भैया माइग्रेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। माइग्रेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रभास। प्रभास का मतलब होता है एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना, रहने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिहार का हूं और मैं दिल्ली रहने आ गया, तो मैं एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह आ गया, ये मैंने क्या किया, प्रभास। मैं दिल्ली को छोड़ के गुजरात चला जाऊं, क्या है, प्रभास। मैं जम्मू कश्मीर चला जाऊं, क्या है, प्रभास। तो जब हम किसी भी एक जगह से डिस्प्लेस हो रहे होते हैं, क्या हो रहे होते हैं, डिस्प्लेस। जब किसी भी एक इलाके से हम क्या हो रहे होते हैं बच्चों, डिस्प्लेस हो रहे होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन जो है ना वो दो टाइप की होती है। माइग्रेशन दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी नेशनल, एक होती है आपकी इंटरनेशनल। कुछ बच्चों को नाम से समझ में आ गया नेशनल और इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है। जब बेटे जैसे मान लो एक कंट्री है, ये मान लो मेरी प्यारी सी इंडिया है। मान लो मैं इंडिया में यहां हूं, मैं दिल्ली में हूं। एक सेकेंड, मैं कहा हूं, दिल्ली में। मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली से बिहार भाग रहा हूं, मैं बिहार से
केरला भाग जा रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर भाग जा रहा हूँ, मैं गुजरात भाग जा रहा हूँ, मैं यहाँ भाग जा रहा हूँ, मैं वहां भाग जा रहा हूँ। तो जब आप किसी कंट्री के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हो, मैं यूपी जाऊं, बिहार जाऊं, महाराष्ट्र जाऊं, छत्तीसगढ़ जाऊं, गोवा जाऊं, मैं जा तो एक कंट्री के अंदर ही रहा हूं ना। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, जब आप माइग्रेशन कर रहे हो, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो रहने, लेकिन किसी कंट्री के अंदर ही, तो वो जो माइग्रेशन होगी वो कहलाएगी नेशनल माइग्रेशन या फिर इंटरनल माइग्रेशन। दो नाम है इसके, नेशनल माइग्रेशन या फिर इंटरनल माइग्रेशन। सेकंड बात करते हैं भैया इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होती है। जब आप कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, जैसे मैं इंडिया में था, मैं इंडिया को छोड़ के बांग्लादेश भाग गया, मैं बांग्लादेश से अमेरिका चला गया, जापान चला गया, चाइना चले गया, रशिया चले गया। जब आप कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहे हो रहने के लिए, उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन, यानी कि एक्सटर्नल माइग्रेशन। नेशनल माइग्रेशन में हम कहां होते हैं, इन कंट्री, हम कहां होते हैं, कंट्री के अंदर। लेकिन इंटरनेशनल माइग्रेशन में हम कहां चले जाते हैं, आउटसाइड। हम कहां चले जाते हैं, कंट्री के आउटसाइड। जब आप इंटरनेशनल माइग्रेशन कर रहे हो, यानी कि आप कंट्री के बाहर जा रहे हो, तब इंडिया में से एक बंदा कम हो रहा है और दूसरी कंट्री में एक बंदा ऐड हो रहा है। तो क्या पॉपुलेशन पे फर्क पड़ रहा है भैया, पड़ रहा है। जिस कंट्री में आप जाओगे उसमें एक बंदा ऐड हो गया, मैं अमेरिका भाग गया तो अमेरिका में एक बंदा ऐड हो गया, इंडिया से एक बंदा कम हो गया, तो क्या पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन आ रही है। हाँ, यही तो पढ़ा रहा हूं कि पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन क्यों आती है, किसी जगह पर पॉपुलेशन कम ज्यादा क्यों हो रही है। पहला कारण क्या है, बर्थ रेट। किसी भी एक इलाके के अंदर मान लो बर्थ रेट बढ़ गया, लोग ज्यादा पैदा होने लग गए, तो ज्यादा पैदा होने लग गए तो वहां की पॉपुलेशन क्या करने जाएगी, राइज करने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। किसी भी एक इलाके के अंदर डेथ रेट बढ़ गया, लोग ज्यादा मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या होने लगी, डिक्लाइन, कम होने लग जाएगी। तो चाहे बर्थ रेट बढ़े या डेथ रेट बढ़े, दोनों के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन में उतार चढ़ाव। अगर माइग्रेशन बढ़ गई तो भी पॉपुलेशन में उतार चढ़ाव होगा, जहां जाएंगे वहां बंदे ऐड हो जाएंगे, जहां से जाएंगे वहां एक बंदा कम हो जाएगा। तो यानी कि भैया ये बर्थ रेट या आपका डेथ रेट या आपका माइग्रेशन, ये तीनों किसके फैक्टर हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज। किसके फैक्टर हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बोल लो या पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन में चेंज किन तीन फैक्टर की वजह से आ रहा है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। इनमें से जो बढ़ेगा वो पॉपुलेशन में कोई ना कोई फर्क ला देगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर चेंज की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। लेकिन जब हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है। अगर आए रीजन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये वर्ड वितरण, हिंदी में डिस्ट्रीब्यूशन और वितरण वर्ड आगे अगर, तो आप क्या लिखोगे, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर और तीसरा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। अगर पॉपुलेशन चेंज आ गया तब क्या लिखोगे आप, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। यहां तक बात समझ में आएगा इस, कोई दिक्कत, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 2011 का जो सेंसस हुआ था ना, उसमें कुछ और डाटा थे, मैं आपको बता देता हूं। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है, यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां थे, केरला में, और सबसे कम पढ़े लोग कहां थे, बिहार में। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां थे, बिहार। ये जनगणना कब हुई थी, 2011 में। तो भैया 2011 का क्यों बता रहे हो, अभी का बताओ ना, लेटेस्ट। तो इसमें जब आप 10 साल प्लस करोगे तो लेटेस्ट कब होना था, 2021 में। लेकिन 2021 का पोस्टपोन कर दिया गवर्नमेंट ने, क्यों, इस टाइम क्या चल रहा था, कोविड-19, जिसमें हम लोग घर थे, हम लोग क्या थे, घर पे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट 2021 में सेंसस को क्या कर दिया था बेटा, पोस्टपोन। तो इसलिए सारा डाटा हम कौन सा लेके चल रहे हैं, 2011। और आपकी बुक में भी सारा का सारा डाटा 2011 का ही दे रखा है। तो 2011 के हिसाब से सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां थे, केरला में, और सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग कहां थे, बिहार में। लेकिन आज के टाइम पे भैया इंडिया में सबसे पढ़ा लिखा स्टेट कौन है, प्रेजेंट में अगर मैं तुम्हें बात करूं तो प्रेजेंट में आज के टाइम इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं मिजोरम। कहां है, मिजोरम में। और सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग कहां हैं भैया, आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग कहां हैं, आंध्र प्रदेश। 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां थे, केरला में। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां थे, बिहार में। लेकिन 2011 के सेंसस के बाद जो रिपोर्ट बनाई गई इंडिया के द्वारा,
उसके अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अब कहां है प्रेजेंट में मिजोरम में, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां है सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। 2011 में जब सेंसस हुए थे तो हमारा इंडिया की पॉपुलेशन थी सेकंड नंबर पे, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितने नंबर पे थी सेकंड नंबर पे, लेकिन अभी जो रिपोर्ट बनाई है उसमें हमारे इंडिया की पॉपुलेशन आ चुकी है गाइस फर्स्ट। पूरी दुनिया में इंडिया किसी भी चीज में आगे हो या ना हो, पॉपुलेशन के मामले में इंडिया नंबर फर्स्ट पे आ चुका है अभी के सेंसस के हिसाब से, ठीक है। 2011 में कौन था चाइना फर्स्ट पे, अभी के टाइम फर्स्ट पे कौन है दुनिया में जिसका बोलबाला है पॉपुलेशन के मामले में, तो वो है आपकी इंडिया। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज बतानी है आपको, वो है एक गवर्नमेंट ने 1982 के अंदर फैमिली प्रोग्राम ठीक है भैया, ये फैमिली प्रोग्राम क्या था? एक मिशन लॉन्च करा गवर्नमेंट ने 1982 के अंदर। इसमें सरकार ने क्या देखा कि भाई इंडिया के अंदर ना जो लोग हैं, इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनका बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है, और किसी भी कंट्री में अगर बर्थ रेट बढ़ रही है बेटा तो ये गलत बात है। क्यों? अगर जनसंख्या, सिंपल सी बात है, घर के अंदर पापा 10,000 रुपए कमाते थे, बंदे थे 5, पापा 10,000 कमाते रह गए, बंदे हो गए 15, तो घर में दिक्कत तो होगी ना। 10,000 में चीज जो 5 बंदे खाते थे, अब 10,000 का सामान 15 बंदे खाएंगे, तो पेट भर खाना किसी को नहीं मिलेगा। तो इसलिए सरकार 1982 में एक प्रोग्राम लेके आती है, उसमें वो लोगों को ना ये सिखाती है कि भाई अच्छा पेरेंट्स या फिर अच्छी फैमिली कैसे बनाए। इसका मेन मकसद यही था कि भाई बर्थ रेट को कम करो, जितने बच्चे हैं उन पे ध्यान दो, उनको किसी लायक बनाओ, ताकि अगर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, कंट्री के बंदे लायक होंगे तो कंट्री भी लायक बनेगी। कंट्री के बंदे पे अगर काम नहीं है, पैसा नहीं है, चीजें नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो कंट्री का लेवल भी कहां आएगा? नीचे 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 नीचे। आगे बात समझ। तो 1982 में सरकार लेके आई फैमिली प्रोग्राम, जिसमें सरकार ने क्या करा, किस पे ध्यान दिया? फैमिली प्लानिंग पे। किस तरीके से फैमिली प्लानिंग होती है, किस तरीके से फैमिली को चलाया जाता है। कम बच्चे करो, पहले इंडिया में बहुत बच्चे होते थे, कम बच्चे करो, ये सारी बातें लोगों को सिखाई गई, तब जाके लोगों ने अडॉप्ट किया कि हाँ भाई अच्छी पेरेंटिंग किसे कहते हैं। तो 1982 के अंदर फैमिली प्रोग्राम जो लाया गया, इसका मेन मोटो क्या था? पेरेंट्सहुड को प्रमोट करना, कि भाई किस तरीके से अच्छी पेरेंटिंग होती है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां तक आपको कोई डाउट, किसी में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलिए एक सेकेंड गाइस, ये 1952 लिख दिया क्या मैंने? नहीं, 1952 है वो, ठीक है। आप ये डेट काट दो। 1952 में फैमिली प्रोग्राम लाई गई थी, नेशनल फैमिली, पूरा लिख लो। नेशनल फैमिली प्रोग्राम कब लाया गया था? 1952 के अंदर, जिसमें क्या था? वही पेरेंटहुड को प्रमोट करना है, अच्छी पेरेंटिंग क्या होता है वो लोगों को सिखाना है, और इंडिया को एक अच्छी कंट्री बनानी है, इसमें सब लोग सब गुण संपन्न हो और सबके पास रिसोर्स हो, किसी में मगजमारी ना हो, रिसोर्सेज की कमी ना हो किसी की। तो पहला इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ये लिया 1952 के अंदर, क्या? फैमिली प्रोग्राम लाके, नेशनल फैमिली प्रोग्राम लाके। अगला इनिशिएटिव देखते हैं और क्या किया सरकार ने। तो सन 2000 के अंदर सरकार लेके आई NPP, फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। भैया क्या थी ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी? तो इसके अंदर सरकार ने कुछ चीजें कंपलसरी कर दी। पहला कि भाई 0 से लेके 14 साल तक के जो बच्चे हैं, इनकी एजुकेशन क्या कर दी? कंपलसरी, कि भाई 0 से लेके 14 साल तक के, 14 साल तक आपको बच्चों को पढ़ाना है। आप बच्चे से किसी भी तरीके का काम या चाइल्ड लेबर या फैक्ट्री में, चाय की दुकान, कहीं पर भी काम नहीं करवा सकते। 14 साल तक आप बच्चों को पढ़ाओगे, और इसका सारा इनिशिएटिव कौन लेगी? गवर्नमेंट। तभी जो छोटे बच्चे होते हैं, हर साल ड्रेस के पैसे, कॉपी लो, किताब लो, स्कूल में खाना लो, फ्री में एजुकेशन लो, सबका इनिशिएटिव कौन उठाती है? गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई 14 साल तक के बच्चे को क्या करना है? बस पढ़ना है। सेकेंड, सरकार ने चाइल्ड मैरिज क्या कर दी? बैन, कि भाई आप बच्चों की शादी नहीं करवा सकते, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप बच्चों की शादी जो है वो नहीं करवा सकते। थर्ड, सरकार ने ध्यान दिया हेल्थ। थर्ड, सरकार ने किस पे ध्यान दिया? हेल्थ पे, कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, इनको पोलियो की खुराक नहीं मिल पाती, वो बड़े होके मतलब फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो उन पे ध्यान दिया सरकार ने कि भाई देखो हम ना हेल्थ पे भी ध्यान देंगे। जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे ध्यान दे दिया।
चाइल्ड मैरिज पे ध्यान दे दिया, हम उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी पॉपुलेशन क्या बन सके, क्वालिटी पॉपुलेशन। क्वालिटी पॉपुलेशन, भैया ये क्या टर्म आपने बताई, पॉपुलेशन और क्वालिटी पॉपुलेशन? तो सिंपल सी बात है, चॉकलेट 5 रुपए की भी आती है, चॉकलेट 50 रुपए की भी आती है, तो 5 वाली और 50 वाली में कोई तो डिफरेंस होगा। और भी कंट्री है जहां पर मान लो यहां पर 100 लोग हैं, इस कंट्री में भी 100 लोग हैं, लेकिन ये यहाँ के जो 100 लोग हैं ना, ये पढ़े लिखे ज्यादा है, ये बिल्कुल मैच्योर हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, इन पे रिसोर्स की कमी नहीं है, इनके घर बिल्कुल खुशहाली से भरा हुआ है। तो ये जो पॉपुलेशन कहलाएगी, ये कहलाएगी क्वालिटी पॉपुलेशन। पढ़े लिखे लोग की जो पॉपुलेशन होती है, जिनके पास इनकम सोर्स हैं, जो पैसा कमा पा रहे हैं, वो पॉपुलेशन कहलाएगी क्वालिटी पॉपुलेशन। तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन भी क्वालिटी पॉपुलेशन हो सके, इसलिए सरकार क्या लेके आई सन 2000 में, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, और 1982 के अंदर क्या लेके आई थी, नेशनल फैमिली प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल फैमिली प्रोग्राम या फिर नेशनल फैमिली प्लानिंग बोल सकते हो, दोनों ही की। सन 2000 में क्या लेके आई, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसमें किस किस चीज पे ध्यान दिया, भाई 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना है, चाइल्ड लेबर नहीं करवानी, चाइल्ड मैरिज नहीं करवानी, हेल्थ पे ध्यान देना है बच्चों के। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब एक टर्म आती है भैया, ये जो 0 से लेके 19 साल तक के बच्चे होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बोलते हैं रिसोर्स पॉपुलेशन। क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर ये जो पॉपुलेशन है 19 साल तक के बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही बच्चे होते हैं जो पढ़ लिख रहे होते हैं, और 19-20 साल के बाद यही वो पॉपुलेशन होती है जो डिसाइड करते हैं कि कोई कंट्री कितनी ग्रोथ करेगी। अगर आपने इस पॉपुलेशन को अच्छे से पढ़ा दिया, इस पॉपुलेशन पे अच्छे से काम कर दिया, क्योंकि यही पॉपुलेशन होती है, इनको न्यूट्रिशन की जरूरत भी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि नौजवान बच्चे होते हैं, इनको न्यूट्रिशन की जरूरत भी ज़्यादा पड़ती है, इनको पढ़ाई लिखाई सब चीज़ की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। अगर आपने इनको पढ़ा दिया, और ये जो पॉपुलेशन है, बहुत सारे एज ग्रुप होते हैं, देखो 0 से लेके 19 वाले भी हैं, 40 वाले भी हैं, 30+ वाले भी हैं, 65 वाले भी हैं। अगर आपने इन पे काम कर दिया ना, बस यही, तो आपका जो कंट्री है वो आगे इस एज में सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि अगर 19-20 साल से आप लोगों ने पढ़ा दिया, रिसोर्सेज दे दिए, अच्छे से ध्यान दे दिया, तो यही बच्चे सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, और जैसे ये सेल्फ डिपेंड होंगे, गवर्नमेंट का काम कम हो जाएगा। अगर यही इन पे ही ध्यान आपने नहीं दिया, 19 साल तक के बच्चों पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो यही बच्चे फिर आगे जाके सरकार को इनकी देखभाल करनी पड़ती है, फिर पेंशन दो, अनाज दो, ये दो, वो दो। आप अनाज दे क्यों रहे हो, आप उस लायक बनाओ ना जनसंख्या को। अगर आप जनसंख्या को उस लायक बना दोगे तो जनसंख्या आपसे मांगेगी ही नहीं 5 किलो राशन, आप रख लो, नहीं चाहिए। आप हमें एजुकेशन दो, आप हमें रिसोर्स दो, आप हमें बनाओ, आप हमें न्यूट्रिशन दो, बेसिक नीड पूरी करो। गवर्नमेंट यही काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट यही काम नहीं कर रही है, इसलिए 19 साल के बाद वो बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता। फिर वो किस पे डिपेंड है, गवर्नमेंट में। बाकी कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट डिपेंड होती है यंगस्टर्स पे कि भाई ये कुछ करेंगे और हमारी कंट्री का नाम ऊपर होगा। लेकिन इंडिया के अंदर उल्टा है, इंडिया के अंदर लोग डिपेंड है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी और हम ऊपर आएंगे। यही चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी कंट्री में और इंडिया के अंदर यही डिफरेंस है। वहां डिपेंडेंसी किस पे है, यंगस्टर्स पे गवर्नमेंट की, और यहां यंगस्टर्स डिपेंड है किसके ऊपर, यहां यंगस्टर्स डिपेंड है गवर्नमेंट के ऊपर। यही सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की। कोई दिक्कत नहीं। तो इंडिया के अंदर जितनी पॉपुलेशन है ना इन बच्चों की 19 साल तक की, उतनी किसी भी कंट्री में नहीं है। लेकिन अगर इंडिया इन पे अच्छे से काम कर दे तो इंडिया नंबर 1 पे, आज आपको पता है ना, चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनी चुकी है इंडिया, 4th नंबर पे तो आई गई है। सबसे ज्यादा ये जो चार्मिंग पॉपुलेशन है ना आपकी, इसको रिसोर्स पॉपुलेशन क्यों बोला गया, कुछ कारण है। अगर आप इनको अच्छे से मेहनत करवा दोगे ना तो यही बच्चे आपकी कंट्री के रिसोर्स बन जाएंगे। अगर आप इन पे काम नहीं करोगे तो फिर इनको आपको रिसोर्स देना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। तभी तो यार प्योन की नौकरी के लिए, छोटी मोटी नौकरियों के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए इतनी भीड़ है। तो ये आपने जब उनको चाहिए थी वो प्रोवाइड नहीं करी, चाहे वो फैमिली ने नहीं करी हो, गवर्नमेंट ने नहीं करी हो, किसी भी फैक्टर, वो मैं नहीं जानता, किसी भी फैक्टर से नहीं हुई, तभी वो आज डिपेंड है गवर्नमेंट पे, वो सिस्टम पे डिपेंड है। बच्चों को मिल जाएगा तो वो डिपेंड नहीं होंगे। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हमने पढ़ लिया है। एक लास्ट टॉपिक रह गया, वो है एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल ग्रोथ रेट, भैया एनुअल ग्रोथ रेट क्या होती है? सिंपल यही है, जैसे मान लो लास्ट ईयर इंडिया की पॉपुलेशन थी 100, अगले साल हो गई 150, तो कितने बढ़े, 150 में से 100 माइनस करा 50, तो ये जो 50 आया ये क्या है, इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट, कि इंडिया की पॉपुलेशन हर साल 50 बढ़ रही है। यही क्या है आपकी एनुअल ग्रोथ रेट। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश
हो चुका है गाइस। उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर समझ में आया हो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो और आपको चैप्टर पूरा समझ में आ चुका है तो प्लीज एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आप बिल्कुल इस चैनल पे छोड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।